एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप ई कॉमर्स में कुछ परचेज करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट था ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब है कि पूरी दुनिया से नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो सारे आपको एक्सेस कर पाएंगे, आपकी साइट को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद सर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। जी जी। रिकॉर्डिंग कर ले। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं बाय यूजिंग ई कॉमर्स, जो ऑल ओवर द नेशंस यूज करती हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी नेशंस हैं वो सारी इसको यूज करती हैं। लाइक स्काइप है, लाइक इंटरनेट है, लाइक वेब है, लाइक फेसबुक है। इस तरह के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिचनेस है। इंफॉर्मेशन रिचनेस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और क्वालिटी वाइज अच्छी इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप एक वीडियो दिखाते हैं तो उसमें अ, वो वीडियो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर दिखाते हैं तो बिल्कुल विविड होनी चाहिए, हर चीज उसमें नजर आनी चाहिए। और ऑडियो है तो उसमें डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिचनेस। जो इंफॉर्मेशन आप दें वो रिच होनी चाहिए, रिच इन केस ऑफ क्वालिटी। ओके, उसके बाद है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है कि इंटरेक्ट करना। एक जो सेलर है वो बायर के साथ इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग कैमरा एंड स्क्रीन। स्क्रीन और कैमरा के थ्रू वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू बातें शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डेंसिटी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे आप एक प्रोडक्ट की बताते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहां पे राइट डाउन कर दें। अगर आप उसमें से कुछ मिस कर देते हैं और क्वेश्चन राइज होते हैं कि इसकी फलां चीज कैसी है, फलां चीज कैसी है, तो इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन डेंसिटी बहुत कम रखी है। डेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, मतलब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें तो उसकी डेंसिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक मोबाइल जो है उसको उसकी पिक्चर लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, उसको आपने सेल करना है, तो आप उसके बारे में सारे फीचर, उसके उसकी क्वालिटीज, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स वो आप वहाँ पे राइट डाउन कर दें। जैसे कि आप पिक्चर लगाते हैं तो कोई बंदा पूछता है यार इसका कैमरा कितना है, इसकी बैटरी की क्या कैपेसिटी है, इसको चार्जर कौन सा लगता है, इसको पोर्ट कौन सी लगती है, इसका वेट कितना है, इसका साइज कितना है, इसकी डायमेंशंस कितनी है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी वहां पे लिखी हो, कोई भी ऐसी चीज रह ना जाए जो किसी के माइंड में क्रिएट हो और वो आपसे पूछे। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डेंसिटी। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में ये होता है कि जो सेलर है वो आपसे खुद कांटेक्ट करे बाय यूजिंग एसएमएस और बाय यूजिंग कॉल। वो आपको कांटेक्ट करे और आपको चीजें सेल करे। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी सोच के मुताबिक, आपकी प्रायोरिटी के मुताबिक, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनके मुताबिक वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दे। ये कस्टमाइजेशन है। और लास्ट में है हमारे पास सोशल टेक्नोलॉजी। सोशल टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपनी जो है पब्लिसिटी करने के लिए। इसमें तीन हमारे पास मास मीडियाज आते हैं। एक वन टू वन है, एक वन टू मैनी है, और एक मैनी टू मैनी है। वन टू वन का मतलब होता है कि एक बंदा कॉल करने वाला है और आगे एक ही सुनने वाला है। वन टू मतलब आप थ्रू कॉल पब्लिसिटी करते हैं, मतलब किसी बंदे को बताते हैं। जैसे मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जब एडमिशन होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को थ्रू कॉल इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई ये हम डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसको बोलते हैं वन टू वन। फिर हमारे पास वन टू मैनी है। वन टू मैनी सेकंड ऑप्शन है। इसका मतलब है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या न्यूज़पेपर या मैगजीन, एक बंदा उसको प्रिंट करता है और बहुत सारे उसको रीड करते हैं। तो ये वन टू मैनी में ये पम्फलेट, बिलबोर्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो हमारे पास सोशल टेक्नोलॉजी है इसमें जो मास मीडिया यूज होता है दैट इज मैनी टू मैनी, मतलब बहुत सारे लोग इसको
इसको पब्लिश करने वाले हैं और बहुत सारे इसको रीड करने वाले हैं। बहुत सारे पब्लिश करने वाले कैसे? जैसे हम एक पोस्ट को कहीं पे लगाते हैं, हम उसको पब्लिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको आगे शेयर कर देते हैं। जब वो शेयर करते हैं, तो वो भी इस मैनी में शामिल हो जाते हैं कि जो पब्लिशर हैं या जो शेयर करने वाले हैं, वो भी एक से ज़्यादा लोग हैं। तो इस तरह ये इसके यहाँ पे फीचर्स कंप्लीट होते हैं। मैंने इसका इधर ही इसको डिटेल में बता दिया है। आगे यहाँ पे इसकी डिटेल हर साइट पे है। एक मिनट रुको। पाँच मिनट लगी। इतना गंदा ख्वाब देख रही है, चपेटे मार रही है बिल्लों को। फिर से अच्छा बच्चों, ये मैं आगे जो डिटेल है उसकी बात नहीं करने जा रहा, वो आपने थोड़ा सा खुद से रीड कर लेना है। ये जैसे यूबिक्विटी है, तो इसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्या होता है। यूबिक्विटी इसकी बात की गई है। फिर आगे हैं ये ग्लोबल रीच, मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये वन बाय वन एंड तक सारे डिस्कस किए गए हैं। और इसको मैंने आपके सामने वैसे ही बता दिया है। जो भी जितनी डिटेल थी मैंने उधर ही बता दिया। आपने स्लाइड्स को एक बार विजिट कर लेना है। तो यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछें, उसके बाद हम मूव करते हैं। जी नेक्स्ट मूव करें। यस यस सर। सर। ले बच्चों, यहाँ पे हम सेकंड स्लाइड को ओपन करिए। ये सेकंड चैप्टर है आपका। ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे ई कॉमर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो किया जाता है मार्केट रिलेशनशिप के हवाले से, और एक किया जाता है टेक्नोलॉजी बेस। ये मार्केट रिलेशनशिप के हवाले से इसकी तीन टाइप्स हैं, यहाँ पे आपके नजर आ रही होंगी। एक है बिजनेस टू कंज्यूमर, दूसरी है बिजनेस टू बिजनेस, और तीसरी है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में आपको डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ पे ये आपको सारी बातें बता दूंगा, आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है। पहली जो टाइप है बी टू सी या बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें ये होता है कि एक साइड पे बिजनेस होता है और एक साइड पे कंज्यूमर, मतलब वो जो एंड यूजर है जिसने इसको परचेज कर लेना है। ठीक है। एक साइड पे बिजनेस है, पूरी कंपनी है, और वो सेल किसको कर रही है? एक कंज्यूमर को, जो एंड यूजर है जिसने इस प्रोडक्ट को लेके खुद यूज करना है। तो एज ए बिजनेस को, ऐसी टाइप को बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे एक साइड पे बिजनेस है और दूसरी साइड पे कंज्यूमर। ठीक, सर को कहाँ भेजे?
सर कहते तो मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। ये तूने सर को कहा या सर ने तुझे कहा है? ये तुझे सर कहेंगे। तो खुद चले गए हैं, इधर बोलते देते। पता नहीं कुछ ना कुछ तो कह के ही गए होंगे। सर का नेट नहीं चल रहा है। ये जीनियस बंदे। 222 चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर दे, तू होस्ट बन गया अब। सर चले गए हैं, नहीं गए सर। मस्ती कर रहे हैं। हाँ बच्चों, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बिजनेस टू कंज्यूमर की। तो आपको बताया कि एक साइड पे बिजनेस है, दूसरा कंज्यूमर। आप जिस तरह की साइड बनाएंगे वो भी आप एज ए बिजनेस बनाएंगे, और आपसे लोग जब परचेज करेंगे तो वो कंज्यूमर होंगे। फिर हमारे पास एक टाइप होती है बिजनेस टू बिजनेस की। इसमें दोनों एंड पे बिजनेस होते हैं, मतलब इधर भी बिजनेस और इधर भी बिजनेस। अब ये सीन कब होता है कि इधर भी बिजनेस हो इधर भी बिजनेस हो? ये एक्चुअली ये होता है कि होल सेल का ये कर रहे होते हैं। मतलब ये जो बिजनेस है, ये एक सिंगल पर्सन को सेल नहीं करते, ये कोई प्रोडक्ट इन बल्क फॉर्म में सेल करते हैं। जब ये सेल करते हैं बल्क फॉर्म में, तो जो परचेज करने वाले होते हैं वो भी कोई बिजनेस होगा, वो आगे सेल करेगा जब, तो वो एक कंज्यूमर को सेल कर सकता है, राइट? तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें हमारे पास जो भी काम, जैसे कि जो एक गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है, तो वो स्पेयर पार्ट जिससे लेता है वो भी एक बिजनेस है। और जो इसको हम परचेज करके आगे गाड़ियां असेंबल कर रहा है वो भी बिजनेस है। तो ऐसे हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या देखो होता है? पहली स्लाइड हो गई है, वो जो 8 पॉइंट थे। होगी वो। आप लेट आए हैं? नहीं सर लेट नहीं, आपकी कट गई थी, आवाज भी कट गई थी और स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही थी। नहीं, पहली 8। बाकी बच्चे बताएं, उसमें सर हमने पढ़ कर नहीं लिया लिया? था। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही थी सर, आपकी आवाज भी आ रही थी। आवाज भी आ रही थी यार, उसमें नहीं कटी सर मेरी कटी तो साइड इसमें, से इस स्लो स्लाइड पे थोड़ी सी कटी थी आवाज, फिर मैंने वो दोबारा से ये जी एक्सप्लेन सर। कर रहा हूँ। चलें सही। अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ये होता है कि अ, दोनों साइड पे कंज्यूमर होते हैं। जैसे देखें, यहाँ भी कंज्यूमर है सपोज, और यहाँ भी कंज्यूमर है, ठीक है? इधर दोनों कंज्यूमर हैं, तो एक कंज्यूमर सेल कर रहा है और दूसरा कंज्यूमर परचेज कर रहा है, राइट? तो ऐसे ऐसी टाइप को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये कैसे होता है? जैसे OLX में आप कोई चीज सेल करते हैं तो आप क्या है? आप खुद भी कंज्यूमर है, और जो परचेज करता है वो क्या है? वो भी कंज्यूमर है। आप ईबे पे कोई ऑक्शंस के थ्रू कोई सेल करते हैं। ईबे काफी कॉमन साइज साइट है, आपने सुना होगा उसका, या शायद परचेज किया होगा कुछ उससे। जी सर। तो वो भी हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर साइट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो साइट्स हैं, सॉरी, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स आती हैं, एक पीयर टू पीयर है और दूसरा है मोबाइल कॉमर्स। अच्छा, किसी को पता है कि यू टोरेंट या बिट टोरेंट काम कैसे करते हैं? कोई आइडिया है आप में से? जी सर। उसका अकाउंट और प्रो अकाउंट बनाना पड़ता है वहाँ, फिर आप चीज़ें खरीद के अपलोड कर देते हो। पीयर टू पीयर चलते हैं सर ये टोरेंट। भी अपलोड भी कर सकते हैं और क्या नाम है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले अपलोड अच्छा, ये जो हमारे पास पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है ना, इसमें ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इसमें जो है ना, दोनों एंड सेम होंगे, मतलब एक ही लिंक पे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, ये दूसरा, सपोज करें ये 4 पीसीज हैं, तो ये आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होंगे, डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। अगर कोई चीज इधर से
डाउनलोड करना चाहता है या अपलोड करना चाहता है तो वो डायरेक्टली करेगा। आप यूरो टोरेंट के थ्रू कुछ डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको सीड्स मिलते हैं, सीड्स। सीड्स आपने देखा होगा। असल में ये नंबर ऑफ पीसेस होते हैं जिनके पास ये फाइल पड़ी होती है। ये जितने ज्यादा सीड्स होंगे इतनी जल्दी आप फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। सीड्स कम होंगे तो आप इसको नहीं डाउनलोड कर पाएंगे या स्पीड कम हो जाएगी। समटाइम आप अपनी फाइल डाउनलोड कर चुके होते हैं तो वहां पे सीडिंग लिखा आ रहा होता है। सीडिंग, सीडिंग का मतलब पता है क्या है? कि आपका सिस्टम भी एज ए सीडर काम कर रहा है, वो भी सीड कर रहा है दूसरे सिस्टम को जो उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आपका सिस्टम भी कुछ डाटा उधर सेंड कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट। और नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स क्या है? जितनी भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैं या टैबलेट पीसीज हैं जिनको लेके आप इजीली मूव कर सकते हैं, अगर उनको यूज करते हुए ई कॉमर्स की जाए तो इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहेंगे। राइट, है वही है ई कॉमर्स ही, लेकिन इसको मोबाइल कॉमर्स इसलिए कहा जा रहा है कि हम डेस्कटॉप के अलावा, लैपटॉप के अलावा हम छोटी डिवाइसेस पे इसको यूज कर रहे हैं जिनको हम पॉकेट में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं। उसमें आपका सेलुलर फोन आ जाता है, आपके पीडीएस आ जाते हैं, आपके टैबलेट पीसीज आ जाते हैं, आपके हैंड हेल्ड पीसी सारे इसमें आ जाते हैं जो मूवेबल डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ पे आगे 3-4 स्लाइड्स हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर की यहाँ पे बात की गई है और एक एग्जांपल साथ में दी गई है कि अमेजोन पे बिजनेस टू कंज्यूमर काम होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये फूड ट्रेडर्स की एक एग्जांपल दी गई है, ये बिजनेस टू बिजनेस में है। आपने एग्जांपल को थोड़ा माइंड में रख लेना, एग्जांपल में पूछूंगा। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर की एक एग्जांपल दी गई है ईबे, ये मैंने आपको ओएलएक्स भी बताया और ईबे भी बताया। फिर पीयर टू पीयर की बिट टोरेंट की एग्जांपल दी गई है और यहाँ पे वो डिटेल है जो मैंने आपको बता दी है। मोबाइल कॉमर्स के अंदर ये एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट क्या है आपको पता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बोलते हैं। ये 1960 में बना। इसकी जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? वेब एक सर्विस है, ईमेल सर्विस है, फाइल को ट्रांसफर करना एक सर्विस है, फिर न्यूज़, शॉपिंग, रिसर्च, मतलब आप रिसर्च पेपर वहां से पढ़ सकते, रिसर्चर इसको यूज करते हैं, ये भी एक सर्विस है। फिर आईएम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग को, आईएम। जितने भी मैसेंजर होते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। फिर म्यूजिक है, फिर वीडियो, सारी सर्विसेज हैं इंटरनेट की। राइट, इंटरनेट हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कैन मेजर ग्रोथ बाय लुकिंग एट नंबर ऑफ इंटरनेट होस्ट विद डोमेन नेम। होस्ट का मतलब समझते हैं? होस्ट क्या होता है? सर जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। नहीं, जिस पे वेबसाइट पड़ी होती है, जिस पे जिसकी वेब को हम ओपन करके चेक कर रहे होते हैं, उसमें कुछ चीजें, मतलब जैसे वेब ओपन की है गूगल, तो गूगल जहाँ पे पड़ा हुआ है वो होस्ट है। इसी तरह यूट्यूब जहाँ पे पड़ा हुआ वो होस्ट है। फेसबुक जिस सर्वर पे पड़ा है दैट इज होस्ट। तो डोमेन नेम क्या होता है? वो जो नाम हम लिखते हैं www.google.com, youtube.com, ये डोमेन नेम्स हैं। कह रहे हैं कि इंटरनेट की जो ग्रोथ है वो इस चीज से मेजर की जाती है, होस्ट से और उनके डोमेन नेम से, ना कि इस चीज से कि हम कहें कि मैं भी इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, फलां बंदा मेरे मोहल्ले में 20 लोग यूज कर रहे हैं, दूसरे मोहल्ले में 50 लोग यूज कर रहे हैं तो टोटल 70 हो गए। इस चीज से नहीं। जहां से इंटरनेट हमें जो हमें मेन सर्विस मिल रही है, जहाँ पे वेब मिल रही है, जहाँ renderer
जी बच्चों आ गए हैं सारे लोग? अच्छा देखिए इंटरनेट को हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो अब नेक्स्ट हम वेब की बात करने जा रहे हैं कि वेब क्या है। मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस कब बनी? 1990 में। और ये क्या करती है? वेब पेजेस की सर जी एक्सेस रिकॉर्डिंग देती चला है। लें। ओके, अच्छा ये वेब पेजेस की एक्सेस मिलती है इससे। और वेब पेजेस क्या हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स दैट मे इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, म्यूजिक एंड वीडियो। ये वेब पेजेस में ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं। वेब कंटेंट हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। वेब कंटेंट्स कैसे इंक्रीज हुआ? जो गूगल इंडेक्सेस हैं, जो गूगल ने इंडेक्स किया, वो 75 टू 100 बिलियन पेजेस कर चुके हैं। और ये थोड़ा सा प्रीवियस रिसर्च है, अभी लेटेस्ट रिसर्च जो है वो इससे भी आगे जा चुकी होगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट वाज द यूज ऑफ इंटरनेट बिफोर वेब। वेब अगर नहीं थी तो इंटरनेट का क्या यूज था? क्योंकि ये तकरीबन 30 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है ना। ये यहाँ पे देखें, इंटरनेट कब बना? 1960 में। और वेब कब बनी? 1990 में। तो ये तकरीबन 60 थोड़ी सॉरी 30 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो 30 ईयर क्या होता रहा इंटरनेट पे, क्योंकि वेब तो आफ्टर 30 ईयर आई। टेक्स्ट कम्युनिकेशन था उस पे, फाइल ट्रांसफर थी, और रिमोट। ये हमारे पास 3 मेजर टास्क थे जो इंटरनेट पे परफॉर्म किए जाते थे। उसके बाद जब वेब आई तो इसने क्या किया? इसको काफी कलरफुल कर दिया, कलर डाल दिए, वॉइस डाल दी, वीडियो डाल दी, इमेज स्टोरेज, ये सारी चीजें। और फिर यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज, जैसे अभी आप क्लाउड वगैरह यूज करते हैं। जब वेब आई तो टेलीविजन की छुट्टी होगी, रेडियो की, मैगजीन की, और इवन लाइब्रेरीज में भी वर्किंग कम हो गई। लोग फिर सारा कुछ इंटरनेट पे ही कर लेते हैं वेब को यूज करते हुए। और ये चीजें इसके जो कंपेटिटर्स थे इनको इसने बीट कर दिया। ओके, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ लिमिटेशंस की, जो हम ई कॉमर्स में देखते हैं। ई कॉमर्स के अंदर क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फेस करना होता है। सबसे पहले है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर हम ई कॉमर्स यूज करते हैं तो हमें एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अवेल करना होगा। लाइक जैसे आप कहेंगे इंटरनेट भी यूज करना है, उसके कनेक्शंस लेने हैं, बैंडविड्थ यूज करनी है, सिस्टम यूज करने हैं, सर्वर यूज करने हैं, स्किल्ड जो लोग हैं उनको हायर करना है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी। तो ये एक मेजर इसमें लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है सोफिस्टिकेटेड स्किल सेट होना जरूरी है। अब सोफिस्टिकेटेड स्किल सेट क्या है? कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो उनकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी खासी होनी चाहिए। नॉर्मल या सिंपल स्किल्स के साथ वहाँ पे सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमें हाईली पेड जो प्रोफेशनल हैं वो हायर करने पड़ेंगे। तो उसमें भी
ये हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है। फिर उसमें है अट्रैक्शन ऑफ फिजिकल मार्केट्स एंड ट्रेडिशनल शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। हम जब एक मार्केट में जाते हैं कुछ परचेज करने, शॉपिंग करने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो फिजिकली हम मूव करते हैं, हम शॉपिंग के साथ साथ आउटिंग भी हमारी हो जाती है, हम खाना शाना खा के आ जाते हैं, ये जूस इवन पी के आ जाते हैं, तो हमारी फिजिकल आउटिंग हो जाती है शॉपिंग के साथ साथ। सम टाइम लोगों को वैसे ही मज़ा आता है शॉपिंग करके, रिक्रिएशन होती है, एंजॉय करते हैं, तो ये सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है अगर हम सारा कुछ ऑनलाइन कर लें। फिर उसके बाद है यहाँ पे लिमिटिंग एक्सेस टू टेलीफोन एंड कंप्यूटर्स। बच्चे अपने माइक बंद कर लें। और ये जो पॉइंट है लिमिटिंग एक्सेस टू टेलीफोन एंड कंप्यूटर, इसका मतलब है कि एक्सेस जो है वो लिमिटेड होती है कुछ लोगों को फोन और कंप्यूटर्स पे। मतलब हर बंदे के पास कंप्यूटर और फोन नहीं होते, और ना इंटरनेट होता है। किसी गांव में चले जाएं या किसी देहात में चले जाएं, वहां पे कोई लोग जो हैं वो मे बी मोबाइल उनके पास ना हो, फोन कंप्यूटर ना हो या इंटरनेट ना हो, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है सैचुरेशन एंड सीलिंग इफेक्ट। सैचुरेशन का मतलब होता है कि सैर हो जाना। सैर उर्दू का वर्ड है, पता नहीं आपको इसकी भी समझ आई है कि नहीं। जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहे हैं उनको पता होगा, एफएससी के जो लोग हैं, कि सैचुरेशन क्या होता है। हम किसी सपोज पानी में अगर चीनी को मिक्स करें तो हम किसी खास हद तक मिक्स कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा मिक्स करें तो वो उसमें नहीं मिक्स कर सकेंगे आप चीनी को उसमें घोलते जाएं, एक लेवल आएगा कि उसके क्रिस्टल जो हैं वो वैसे वैसे पड़े रहेंगे, मजीद आप उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। इट्स कॉल्ड सैचुरेशन, कि अब जो वो पानी है वो सैचुरेट हो सकता है, हो चुका है, अब इससे ज्यादा इसमें हम मिक्स नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह मार्केट जो है उसमें से जो आप कस्टमर लेते हैं वो भी एक हद तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक सैचुरेशन लेवल है, या फिर उसको हम सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक सीलिंग जैसे छत को बोलते हैं ना, सीलिंग रूफ को बोलते हैं, तो वो मतलब एक वहां तक जाके, मतलब जमीन से छत ऊपर से बाउंड्री है, मतलब उससे ज्यादा नहीं, आगे नहीं जा सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है। होप सो आप इसको भी समझ गए होंगे। ओके, हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अर्ली वीएन ऑफ ई कॉमर्स। जब ई कॉमर्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, तो इस पे बातें जब हो रही थी, लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे कुछ विजन्स थे लोगों के। ये 1 2 3 तीन तरह के लोग थे, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, दूसरा इकोनॉमिस्ट और तीसरा एंटरप्रेन्योर्स। तो इन तीन किस्म के लोगों ने कुछ सोचा, कुछ तजिया लगाया, और कुछ अपने ओपिनियन दिए, और कुछ उनका उनका उनकी सोच थी कि ऐसा हो जाएगा। तो इन्होंने बताया, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इनएक्सपेंसिव होगी, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन होगा, और सारे लोगों को एक्सेस मिलेगी पूरी दुनिया पे इस चीज की। मतलब इनएक्सपेंसिव होगी और पूरी दुनिया इस पे ऐसे टूट के पड़ेगी, और सारा कुछ परचेज यहीं से ही करेंगे, और फिजिकल तो सारा खत्म ही हो जाएगा। ऐसे मतलब इन्होंने सोचा। अब ये पूरा हुआ या नहीं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे ये बात हुई कि इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि परफेक्ट कंपिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, सारी मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन फ्री कॉमर्स होगी। ये एक मिनट, अच्छा, फ्रिक्शन फ्री कॉमर्स होगी। फिर उसके बाद सर्च कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा डिसइंटरमीडिएशन, मतलब इंटरमीडियरीज जो होते हैं, वो जो मिडल मैन होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। प्राइस ट्रांसपेरेंट होगी, और जो अनफेयर कंपटीशन एडवांटेज है वो भी खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिस्ट के कुछ व्यूज थे कि ऐसा होने वाला है। फिर एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट मूवर्स होंगे ना, जो पहले पहले इसमें इन हो जाएंगे, ई कॉमर्स की साइट्स बना लेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, वो ही सक्सेसफुल रहेंगे और वही सबसे आगे जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये इनके अर्ली
व्यूज थे, अर्ली ओपिनियंस थे जो इन्होंने स्टार्ट में सोचा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं असेसिंग ई कॉमर्स। असेसिंग ई कॉमर्स, इसका क्या मतलब है कि हम अब चेक करने जा रहे हैं कि वाकई जो उनके विजन्स थे वो पूरे हुए कि नहीं। मैनी अर्ली विजन्स नॉट फुलफिल्ड, बहुत सारे अर्ली विजन्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हुए। जैसे कि फ्रिक्शन फ्री कॉमर्स नहीं हुई, क्यों? प्राइस सेंसिटिव लोग कम थे, इसी तरह प्राइस डिस्पर्शन ज्यादा हो गई। मतलब आप अभी देखते हैं कि एक साइड पे $50 लिखी हुई है प्राइस, तो दूसरे पे $55 लिखी होती है। मतलब प्राइस डिस्पर्शन है। ये नहीं हुआ कि जैसे आइडियल एनवायरनमेंट होता है ई कॉमर्स को यूज करते हुए, आइडियल एनवायरनमेंट नहीं हुआ। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज अब भी परसिस्ट कर रही हैं, परफेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ। हर एक के पास इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट है। ये नहीं है कि सबको इक्वल राइट्स मिले और सबके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन हो। एसिमेट्रीज का मतलब होता है डिसइंटरमीडिएशन की बात की गई थी कि उसमें इंटरमीडिएट्स खत्म हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो डायरेक्ट सेलर को सेल कर देगा। तो ऐसा भी नहीं हुआ। मिडल मैन फिर भी हैं, याहू मिडल मैन है, MSN है, गूगल है, अमेजोन है, ये मिडल मैन है। जैसे मार्केट मेकर होते हैं ना, आप एक चीज बनाते हैं, उसको मार्केट में ले जाते हैं और मार्केट वाला आगे सेल करता है और वो अपनी कमीशन लेता है। तो यहाँ पे ये कमीशन एजेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं, डिसइंटरमीडिएशन भी नहीं हुई। फर्स्ट मूवर एडवांटेज था कि जो पहले साइट बना लेगा उसको एडवांटेज हो जाएगा, वो सारा कुछ कमा जाएगा, बाकी रह जाएंगे। तो ये भी गलत था। फास्ट फॉलोअर ऑफन ओवरटेक फर्स्ट मूवर। कहा जा रहा है कि जो फास्ट फॉलोअर थे ना, जो उनके बाद आए, वो उनसे ज्यादा कमाने लग गए, क्योंकि उनके पास एक ट्रैक था, उन्होंने देखा, उनकी कमजोरियों को भी दूर किया और एक नए सिरे से आए तो उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। ये हमारे पास जो अर्ली विजन्स थे वो फुलफिल नहीं हुए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? इंक्रीज सेल, सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉस्ट जो है कम हो जाती है। इसी तरह फिर जो एडवर्टाइजिंग है, अगर वो वेब पे कर लें तो पूरी दुनिया में वो एडवर्टाइजिंग पहुंच जाती है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। और फिर अगर ई कॉमर्स को यूज कर लें तो जो कॉस्ट है, कौन सी? इंक्वायरी वाली, सेल्स इंक्वायरी की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मतलब लेबर वर्क, इसका मतलब इस पॉइंट का कि लेबर वर्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन जो है वो अपनी एड्स दे सकते हैं, इससे लेबर कम हो रही है। ऑनलाइन कॉस्ट, ऑनलाइन अगर एड्स देंगे तो कॉस्ट उसकी कम होगी और फिर ये सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। ये तीन मेजर पॉइंट है। फिर ई कॉमर्स क्या करती है? परचेजिंग अपॉर्चुनिटी बायर के लिए इंक्रीज करती है और नेगोशिएशन प्राइस और डिलीवरी टर्म्स जो हैं ये इनको इजी करती है। मतलब आप आसानी से ये काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए और उसके बाद हमने ये एडवांटेज डिस्कस किए। अच्छा, मजीद यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज की बात की जा रही है। तो हम कौन से काम नहीं कर सकते? जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। फिर कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना डिफरेंट है, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्ट को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम हमारी यहाँ पे ज़्यादा तो स्किल्स यूज होती हैं और स्किल्स को हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं देख रहे होते और स्किल्स को हम कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं कर रहे होते। तो इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्ट को कैलकुलेट हम एग्जैक्टली नहीं कर पाते। फिर हमारे पास ऑलरेडी जो काम चल रहा है, हम फिजिकली कर रहे थे तो हमने उसको मैनुअली चलाया हुआ था, तो उसको ऑनलाइन करने में और उसको कन्वर्ट करने में, इंटीग्रेट करने में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं। फिर कुछ ये ऑब्स्टेकल होते हैं जो कल्चरल या लीगल ऑब्स्टेकल हैं। तो ये यहाँ तक आपका ये चैप्टर है जो हमने सेकंड स्टार्ट किया। इसका कुछ पार्ट है जो हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह भी करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दें, आगे फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बच्चों, आगे चलें। यस सर। सर वो होस्ट का पूछना था।
जैसे आपने होस्ट का बताया, वो एज अ सर्वर है ना, जो सर्वर मेंटेन करते हैं, होस्टिंग जो बताई थी आपने। जी 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 जी, सर्वर सर्वर, जहाँ पे आप अपनी साइट पे अपनी फाइल्स रखते हैं। ठीक है। प्रॉफिट मतलब सेट ऑफ प्रोसेस को अगर कंबाइन किया जाए प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसको हम बिजनेस मॉडल कहेंगे। फिर रेवेन्यू मॉडल की बात आती है कि एक बिजनेस मॉडल को रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाते हैं। उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आइडेंटिफाई करना कस्टमर को, कि हमारे कौन से कस्टमर हैं, और फिर हमें उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, कि जो कस्टमर हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारे कस्टमर हैं, वहाँ पे कोई शॉप जाके ओपन कर लें सपोज, मार्केट उनके लिए अवेलेबल करना, और फिर वहाँ से सेल्स जनरेट करना, मतलब उन कस्टमर को चीजें सेल करना और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है। ओके, ये हमारे पास रेवेन्यू मॉडल होगा जिसमें तीन चीजें होगी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनको मार्केट प्रोवाइड करना और फिर सेल जनरेट करना। अब एक बिजनेस मॉडल जो है वो कौन सा बिजनेस मॉडल जो है अच्छा कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू प्रपोजिशन है, वैल्यू प्रपोजिशन उसमें होनी चाहिए, फिर रेवेन्यू मॉडल, फिर उसके बाद मार्केट अपॉर्चुनिटी, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, कंपेटिटिव एडवांटेज, मार्केट, ये सारी चीजें उसमें ये 8 पॉइंट होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि मॉडल, बिजनेस मॉडल अच्छा है। और अगर इस पॉइंट में कुछ नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि वो बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू सॉरी वैल्यू प्रपोजिशन, ये बस 8 पॉइंट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बस कर दें, बस 8 पॉइंट को हमने डिस्कस करना है और एंड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 बनता है, चैप्टर 3,
तो वो चैप्टर 3 इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम कवर कर लेंगे और यही आपका मिड का कोर्स होगा। पहली 3 स्लाइड 1, 2, 3 और साथ में चैप्टर 3, ठीक है? ये आपका मिड का कोर्स होगा। आज हमने यहाँ तक कवर करना है, ये 8 पॉइंट तक, और उसके बाद चैप्टर 3 है वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में कवर करेंगे और ये आपका मिड का कोर्स होगा। तो मैं जल्दी से इसको गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले वैल्यू प्रीपोजिशन है। तो वैल्यू प्रीपोजिशन में पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई शुड द कस्टमर बाय फ्रॉम यू? कस्टमर आपसे क्यों बाई करे? क्या आप में क्या खूबी है कि वो आपसे बाई करे? आप कहें जी मैं सुबह 8 बजे शॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, सुबह 8 AM। बाकी जो लोग हैं वो 10 बजे ओपन करते हैं, इसलिए लोगों को मुझसे खरीदना चाहिए क्योंकि मैं अपनी मार्केट में सबसे पहले अपनी शॉप जो है वो ओपन करता हूँ। तो ये एक वैल्यू प्रोपोज़िशन हो सकता है। कोई कहता है कि मैं जी पिज़्ज़ा शॉप है मेरी और मैं जो है वो 15 मिनट में डिलीवरी देता हूँ और फ्री डिलीवरी देता हूँ। तो ये मेरी पोजीशन है, क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट से हट के कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू प्रोपोज़िशन होगी। सेकंड भी क्वेश्चन इसी तरह का है, व्हाट द फर्म प्रोवाइड दैट अदर कैन नॉट? तो फर्म क्या प्रोवाइड करती है जो बाकी नहीं देते, तो उसको भी हम वैल्यू प्रोपोज़िशन में कहेंगे। आप कहेंगे ये चीज़ है हमारे पास जो हम प्रोवाइड करते हैं और बाकी प्रोवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे ई-कॉमर्स में कुछ वैल्यू प्रोपोज़िशन की कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे पर्सनलाइज़ेशन और कस्टमाइज़ेशन है। ये वैल्यू प्रोपोज़िशंस हो सकती हैं। पर्सनलाइज़ेशन मतलब लोगों के को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनकी कंप्यूटर की शॉप है। जब भी कोई अच्छा कंप्यूटर उनके पास आता है तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं कि नवीद भाई आपने अगर कंप्यूटर लेना है तो जल्दी से आ जाएँ। तो ये क्या है? पर्सनलाइज़ेशन। फिर कस्टमाइज़ेशन होता है कि हमारे अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर दें। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्च, प्राइस डिस्कवरी कॉस्ट। तो प्रोडक्ट्स जो सर्च करनी है या डिस्कवर करनी है, उसकी कॉस्ट को भी अगर कम कर दें, तो ये भी एक वैल्यू प्रोपोज़िशन हो सकती है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन बाय मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी। आप फ्री होम डिलीवरी दें या ऑन डोर स्टेप डिलीवरी दें, तो ये भी एक वैल्यू प्रोपोज़िशन हो सकती है। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दी गई हैं, एक फ्रेश डायरेक्ट की और एक अमेज़न की। तो फ्रेश डायरेक्ट 2 वैल्यू प्रोपोज़िशन दे रही है, कन्वीनियंस और दूसरा टाइम सेविंग। फ्रेश डायरेक्ट है क्या? ये एक वेब है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करती है, इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स और मीट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये लोकल लेवल पे काम करती है। अगर आप इसको विज़िट करें, विज़िट काम करते हैं, तो कन्वीनिएंट है, मतलब वहाँ पे परचेज़ करना आसान है और टाइम सेविंग मतलब टाइम भी बचता है। ये 2 चीज़ें इसमें मिलती हैं। अमेज़न पे क्या है, अनपैरेलल
कॉमर्स की साइट होती हैं वो सेल्स रेवेन्यू मॉडल होती हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की जितनी भी साइट्स हैं वो नॉर्मली सेल्स रेवेन्यू मॉडल होती हैं, क्योंकि ई कॉमर्स आप बनाते ही इसीलिए हैं, वहां पे एड्स वगैरह लगाने का मकसद नहीं होता। आपका मकसद होता है कि वहां पे जो प्रोडक्ट हम लगाएं वो सेल हो और उनसे हमें बेनिफिट। ये यहाँ पे देखें अमेजोन वगैरह, ये शॉपिफाई और ये इस तरह की जो साइट्स हैं ये सारी इसी तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। फिर एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल है। एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल का मतलब ये है कि किसी बंदे ने एक साइट पे अपना अकाउंट बनाया हो और उससे साइट वाले ऑफर करें कि भाई एक और बंदा अगर लेके आओगे ना तो आपको हम इतने पैसे देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप किसी दोस्त को बोलते हैं कि भाई आप मेरे नाम से या मेरे लिंक से अगर इस साइट पे रजिस्टर हो जाएं तो मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यस सर। हाँ यस जी, सर। आप उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एफिलिएशन के साथ भी लोग पैसे कमाते हैं और ये भी एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल भी होता है। बहुत सारी ऐसी फेक भी चीजें चलती हैं, फेक फेक बता रहा हूँ, जो कुछ अरसा चलती हैं और फिर उसको उसके बाद बंद हो जाती हैं। और मोस्टली तो वही हमारे सामने आती हैं जो फेक होती हैं, कुछ अरसा चलती हैं उसके बाद पैसे से लेके आगे पीछे भाग। ये माई पॉइंट एक साइट यहाँ पे बता रहे हैं। इस पे क्या होता है कि आप अगर पैसे कमाने हैं तो आप एक दूसरे को एफिलिएट करें, मतलब आप अपना अकाउंट बना लें और अपने लिंक से दूसरे बंदे को ले आए तो कुछ पैसे कुछ पॉइंट्स आपके अकाउंट में सर ज्यादातर चलेंगे। यूट्यूबर्स भी ऐसे करते हैं कि वो अपना दे देते हैं एक साइट पे, तो वो कहते हैं अपने व्यूअर्स को कि आप इस साइट पे जाके क्या नाम है करें मेरे लिंक से, तो उससे भी वो पैसे हाँ इनकम कमाते बिल्कुल ऐसे ही, वो जो मेरे लिंक से करने वाली बात है ना वो जहां पे भी है वो इसी में आती है, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल। तो हैं। उम्मीद है आप सर इन रेवेन्यू मॉडल ये को सेल समझ गए रेवेन्यू होंगे जी। मॉडल का जरा बता दें, वो नेट चला गया था। सेल्स का, यस सर। अच्छा सेल्स जनरल होती है, ई कॉमर्स पे आती है। एडवर्टाइजिंग भी बता देता हूँ, चले मैं इनको बता देता हूँ अगेन। अच्छा जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल है ना वो तो नॉर्मली आप देखते हैं किसी भी साइट पे एड्स चल रही होती हैं, एड्स, ठीक है। जिस साइट पे एड्स चल रही हैं वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल है। क्यों? असल में हम रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू कहां से कमाते हैं, एड से कमाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल है। और सेल्स से कमाते हैं तो सेल्स रेवेन्यू मॉडल है। समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। रेवेन्यू तो बना रहे हैं। और हाँ जी, और कोई यहाँ पे इस साइट पे प्रॉब्लम हो? सर ये जो ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल है इसमें के कोई ट्रांजैक्शन होती है किसी साइट पे तो उसमें उनको फायदा होता है, तो ये फाइबर वगैरह इसमें आते हैं। एग्जैक्टली ये फाइबर वगैरह ही आते हैं इसमें, ठीक है। ठीक हो गया। और सर मल्टी लेवल मार्केटिंग वो भी क्या ई कॉमर्स का हिस्सा है? मल्टी लेवल मार्केटिंग जी सर, MLM भी कहते हैं ऑनलाइन। नहीं है तो इसी का हिस्सा है। जैसे मतलब वो भी एक रेवेन्यू मॉडल में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ स्पेशली कर ही मार्केटिंग, उनका काम ही मार्केटिंग का होता है, उनका मतलब अपनी नहीं बल्कि लोगों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये भी एक रेवेन्यू मॉडल है, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे कोई बात पूछनी हो, नेक्स्ट चले। यस सर। यस सर। अच्छा मार्केट मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हम ये देखें कि हमने जो सेल्स करनी है वो किस मार्केट में करनी है, उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, वो मार्केट स्पेस कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मार्केट स्पेस एरिया ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर कमर्शियल वैल्यू इन विच कंपनी इंटेंड टू ऑपरेट। फिर ये इसमें रियलिस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, हम इसमें नीश की बात करते हैं कि एक बड़ी मार्केट के अंदर हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं और वहां पे हमने अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करनी होती है। ये एंड पे यही लिखा हुआ है, मार्केट अपॉर्चुनिटी टिपिकली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर निशेस, मतलब बड़ी मार्केट छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना डिवाइड, फिर हम एक एक पार्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम कहते हैं कि हम एक सिटी के अंदर सिर्फ पहले बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और बच्चों को टारगेट करना है, तो वो एक स्मॉलर नीश है मार्केट। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फीमेल्स की तरफ चलते हैं कि अब फीमेल को टारगेट करना है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है और उनको हमने सेल करनी है। फिर हम जो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं फिर उनको टारगेट, इस तरह ये इसको हम बोलते हैं स्मॉलर मार्केट निशेस। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कंपटीशन हो, एक से ज्यादा लोग सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हु एल्स ऑक्युपाइज योर इंटरनेट मार्केट प्लेस, ठीक है, अदर कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, तो उसको हम कंपेटिटिव कहेंगे। सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, जैसे एक साइड पे कोक है, एक साइड पे पेप्सी है, तो वो एक दूसरे के कंपेटिटर। इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपेटिटर। डायरेक्ट का मतलब होता है कि सेम प्रोडक्ट, जैसे कोक और पेप्सी आपस में डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, और इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कोक के अगेंस्ट अगर वाटर जैसे नेस्ले है तो वो इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स है। पिज्जा के अगेंस्ट अगर शवारमा है तो वो इनडायरेक्ट कंपेटिटर है। अगर पिज्जा के अगेंस्ट दूसरी कंपनी का पिज्जा ही है तो वो डायरेक्ट कंपटीशन है और डायरेक्ट कंपेटिटर्स को कहेंगे। अच्छा, ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, कैसे कम ज्यादा हो सकता है? ये कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर एंड साइज ऑफ एक्टिव कंपेटिटर्स, अगर एक्टिव कंपेटिटर्स ज्यादा हो तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट ज्यादा टाइट होगा और कंपटीशन ज्यादा होगा। ईच कंपेटिटर्स मार्केट शेयर, हर कंपेटिटर का कितना ज्यादा शेयर है, मतलब अगर एक कंपेटिटर है पूरे सिटी को कवर कर रहा है और पूरे सिटी से लोग उसके पास आते हैं और उधर से परचेज करते हैं, तो ज्यादा कंपेटिट उसका शेयर है और वो चीजें ज्यादा मतलब लोगों को सेल कर रहा है, तो उसको हराना, उसके साथ मुकाबला करना, कंपटीशन करना ज्यादा टफ हो जाएगा। और कंपेटिटर्स प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि कंपेटिटर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है एक मार्केट से। अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी हिलाना मुश्किल हो जाएगा, और कम प्रॉफिट है तो वो तो फिर उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसी तरह उसकी प्राइसिंग है, अगर प्राइस ज्यादा है तो फिर उसके साथ compete करना इजी होगा, क्योंकि हम लो प्राइस दे के भी काफी मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी चीज है जिसके साथ आप compete कर सकते हैं, कोई स्किल है, कोई रिसोर्स है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके साथ आप compete कर सकते हैं, तो वो आपको एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे एसिमेट्रीज है। एसिमेट्री का मतलब होता है कि एक के पास स्किल्स कम है, एक के पास ज्यादा है। अगर आपके पास स्किल्स ज्यादा हैं तो आप उसके साथ compete कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि अगर आप पहले पहले मार्केट में इन हो गए थे, जैसे आप कहते हैं कि ये शॉप बड़ी पुरानी है, बड़े अरसे से बनी हुई है और उस बंदे को हर चीज का एक्सपीरियंस है, तो आप फर्स्ट मूवर हैं, तो वहां से भी आपका एडवांटेज हो सकता है। अनफेयर कंपटीशन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, सॉरी अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स है, पैसे आपके पास ज्यादा हैं या आपके पास कस्टमर ज्यादा हैं, तो ये आपको अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया है। जिसमें फेयर कंपटीशन होता है जिसमें सारे पैरामीटर सबके लिए सेम हो, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो अनफेयर कंपटीशन में आ जाएगा। फिर लेवरेज है, थोड़ी इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट, मतलब आपके अगर जो है आपका बिजनेस मॉडल ठीक है जिसमें रेवेन्यू आप अच्छी अर्न कर सकते हैं, आप थोड़ी सी इनपुट थोड़े पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। सर अगेन लॉगिन तो होना है इसमें? टाइम कितना रह गया? बस ये 1 2 मिनट। स्लाइड रह गई हैं, 2 स्लाइड रह गई। अच्छा, मार्केट स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी में ये होता है कि आपने प्लान करना होता है अपनी मार्केट अपने इसको अपने बिजनेस को, तो वो अगर आपने स्ट्रेटजी अच्छी लगाई हुई है तो आप अच्छा compete कर सकते हैं और अच्छा आप इसको बिजनेस को चला सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो आपका प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। इसमें ये देखना होता है कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। आप
अच्छा बच्चों, इनको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ये देख लें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आवाज आ रही है ना? दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में होता है कि सारे जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो एक पर्सन के पास होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है वो डिफरेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर दी होती है। तो मतलब आपने स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया हुआ है ये बहुत डिपेंड करता है इस पे। डिस्क्राइब हाउ फर्म विल ऑर्गेनाइज वर्क, काम को कैसे करेंगे वो। टिपिकली डिवाइडेड इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। ये सारी चीजें उन्होंने अलग अलग की होती हैं। तो एक ये तरीका होता है। फिर हायरिंग मूव्स फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि हम एक ऐसा बंदा चूज करें जिसको सारे काम आते हों। देखिए, आप नया जब बिजनेस बनाते हैं तो आपके पास स्पेशलिस्ट रखने के लिए पैसे नहीं होते। आप चाहते हैं कि एक बंदा हमें मिल जाए, वो इसके फाइनेंस के भी काम कर ले, मार्केटिंग के भी काम कर ले, इसी तरह वो हायरिंग के लिए भी काम कर ले। जो छोटे इदारे होते हैं ना, वो स्टार्ट में ऐसे ही करते हैं कि जर्नलिस्ट लेते हैं, ऐसा बंदा जिसको सारे काम आते हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसको एक फलां काम उसमें वो एक्सपर्ट हो, बाकी बेशक कुछ ना आता हो लेकिन एक काम में वो एक्सपर्ट हो। तो ये इसको बोला जा रहा है कि हायरिंग मूव्स फ्रॉम जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट एज कंपनी ग्रो। एज कंपनी ग्रो, जैसे कंपनी बड़ी होगी फिर वो स्पेशलिस्ट की तरफ मूव करेगी। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट है टीम मैनेजमेंट। टीम जो मेरे ख्याल में सबसे मेजर जो वर्क होता है वो टीम का होता है। अगर टीम आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीम अच्छी नहीं है तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। टीम के साथ साथ आपका जो बिजनेस मॉडल है वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है तो टीम अच्छी हो तभी आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बिजनेस मॉडल वर्क। आपने जो बिजनेस मॉडल बनाया है उसको वर्किंग में लाना किसका काम है? एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज आपके ठीक हैं तो बिजनेस मॉडल को वो चला सकेंगे। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम गिव्स इंटेंट क्रेडिबिलिटी टू आउटसाइड। अच्छा, अगर आपकी मैनेजमेंट टीम ठीक है तो बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आएंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम में नॉट बी एबल टू सॉल्वेज अ वीक बिजनेस प्लान। एक वीक बिजनेस मॉडल अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम भी उसको नहीं बचा सकेगी। लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो उस मॉडल को चेंज करें, रीडिफाइन करें और फिर उसको अप्लाई करें तो अगेन उस पर वर्किंग करके वो काम कर सकते हैं। तो ये था आज तक का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर 3 को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी। और आपके जो मिड का कोर्स है वो यहाँ तक ही होगा। ये पहले जो चैप्टर 3 है इसके अंदर ही आपका जो कुछ भी है वो सर एमसीक्यूज में आएगा पेपर? एमसीक्यूज आएगा और इंशाल्लाह इन्हीं स्लाइड्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं इन्हीं में से आएगा, पहले बाहर से कुछ 3 नहीं आएगा। चैप्टर? हाँ जी, पहले 3 चैप्टर्स। सर एक ओके। इसकी एमसीक्यू 4 टाइप स्लाइड्स हैं। 4 स्लाइड्स हैं। 4 स्लाइड्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं ग्रुप में। और यस सर, आ गई एक थी एमसीक्यू वो 4 ठीक हो गई। बिल्कुल उन्हीं को करना है। एक उसमें से रहती है लास्ट वाली, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, इंशाल्लाह। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना चाहें या कोई बातचीत तो पेपर है आप कब? पहला पेपर कब है? पेपर अभी यार मैंने उसको सेट करना है। सेट जब करूंगा तो कोई एक स्लॉट मिल जाएगी, उसमें आपको शो होना शुरू हो जाएगा। पेपर की नहीं कोई सर, डेट वैसे नहीं है कब से लेकिन स्टार्ट है? हाँ हाँ 14 से, कब? अगले मंडे से। मंडे ओके सर। से। सर डेट शीट का पता कब तक आएगी? डेट शीट को नहीं आनी। डेट आपके पेपर ऐड होते जाएंगे और आपको वहां पे पोर्टल अपना लॉगिन कर लें। पोर्टल एग्जाम पोर्टल अपना लॉगिन कर वहां पे दे। आज से लोगों ने पेपर शुरू कर दिए होंगे। जिसका पेपर वहां पे आ गया उसको शो होना शुरू हो जाएगा। अपना पोर्टल, अपना यूजर नेम और यूजर नेम आपको पास होता है अपना क्या होता है, रोल नंबर और CNIC आपका पासवर्ड होता है। इसके थ्रू आप उसको लॉगिन कर वहां पे अगर कोई पेपर आ गया तो वो सामने शो हो रहा होगा, डेट टाइम सारा कुछ होगा। और सर पर
सर एमसीक्यूज पे टाइम बढ़ाया या वही का वही हिसाब है पिछले एक वाला? एक मिनट रखा हुआ है वही है। और सर 60 एमसीक्यूज होंगे। हाँ तो फिर मिनट भी 30 ही होंगे। ठीक है सर इस टाइम पे 30 बन रहा है। सर बढ़ा देना चाहिए था वैसे टाइम। हाँ सर बस आप कंट्रोलर से बात करें अपने, वो बढ़वा भी सकते हैं। सर जी कंट्रोलर वो से बात करें हमारे तो पास जो सा वो आया है ना मैसेज, तो उस पे लिखा हुआ है कि पीपीपी वालों के और क्या नाम है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पेपर उनके अलावा बाकी सबके होंगे, यानी कि 14 से स्टार्ट। नहीं 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 बच्चे, आपकी 14 से हैं। आप पीपीपी वाले जो अभी आए हैं ना कुछ लोग, उनकी बात हो रही है, उनके नहीं होंगे, आपके होने हैं। आपके पेपर ठीक है 14 से ही स्टार्ट हैं। आप आपका डिले नहीं है बिल्कुल। ठीक है ओके सर। ठीक है सर। चले, ठीक है बच्चों मैं बंद कर रहा हूँ। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।